जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो मैथ यानी गणित का पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र, EVS हो, CDP हो या मैथमेटिक्स हो या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, सभी में आपको पेपर 1 में 15-15 का पेडागोजी पूछता है। यानी बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को ही ध्यान में रख के पढ़ाना है। यानी बच्चे के ऊपर बोझ नहीं डालना है। अगर बच्चा कुछ विद्यालय में सीख रहा है तो उसको पर्यावरण यानी उसको सामाजिक दृष्टि से समाज में खेल कूद के माध्यम से उसको उसके लाइफ से जोड़ना है। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षा होता है, इसी को बोलते हैं पेडागोजी। ठीक है, इसी में कुछ प्रश्न है, 5-6 प्रश्न है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। चूंकि पेडागोजी का अंत नहीं है, अनंत है, उसको बस समझने की बात है। पेडागोजी मतलब तर्क शक्ति, दिमाग लगाना। आपको सभी ऑप्शन सही मिलेगा, 4 का 4 ऑप्शन आपको सही मिलेगा, लेकिन चुनना है एक ही, कौन, जो सबसे बेस्ट हो, वही है पेडागोजी। क्या बोलते हैं, सीटेट बहुत आसान है, वो हार्ड इसलिए हो जाता है पेडागोजी के कारण, चूंकि आपका दिमागी चेक किया जाता है। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी सीटेट हार्ड हो जाता है। क्यों? चूंकि तर्क शक्ति का इस्तेमाल होता है और बच्चे इसी में घबरा जाते हैं और सभी ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। जैसे देखिए, एक प्रश्न आपके सामने, ये मैथ का है, गणित पेपर 1 के लिए आपको सभी ऑप्शन सही मिलेंगे। आपको लगेगा कि इसके सारे ऑप्शन जो है, क्या मैंने बोला, सारे ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। यानी बोला है गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। यानी जब भी बच्चे के अंदर, बच्चे जब पढ़ रहे हैं क्लास में, पढ़े लिखे सब कुछ अच्छा है, अब बच्चे का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब हुआ बच्चे का आकलन। आकलन का मतलब हुआ जैसे आप बच्चे को गिनती सिखाते हैं, 1 2 3 4 या 2 + 2 4, 4 - 2 2, तो ये सब सिखा तो दिए आप, तो उसको डेली दिनचर्या से भी जोड़िएगा। आप बच्चे को दुकान पे भेजिएगा, 10 रुपया दीजिएगा, अब बोलिएगा जाओ एक बिस्किट ले आओ 5 वाली, तो बच्चा लेके तो आएगा। तो 5 का बिस्किट खरीदा और 5 रुपया वापस लेके आपको बोलेगा पापा ये पैसा वापस ले लीजिए, 5 रुपया बच गया। तो इसका मतलब बच्चा जोड़ और घटाव सीख चुका है। ये कैसे पता चला? चूंकि आप उनके पिता होंगे या मैं उस चीज का आकलन किया। कैसे किया कि बच्चा क्या सीखा, वही हुआ मूल्यांकन। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? निरंतर और व्यापक का मतलब पहले समझिए। निरंतर का मतलब ही होता है हमेशा चलने वाला। जब भी, जैसे मान लीजिए बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं, आप जब शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो पूरे साल का मिड टर्म एग्जाम होता है, एक होता है सालाना एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का आकलन किया जाता है कि पूरे साल में उसने क्या सीखा, उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करना। निरंतर और व्यापक का मतलब हुआ बृहद स्तर पे, पूरे सिलेबस जो भी पढ़ा है साल भर में उस चैप्टर से पूछना है। क्योंकि उसको बच्चे को घटवाना नहीं है, उसका आकलन करना है, वो उसके रिजल्ट से पता चलेगा। तो इस संदर्भ में कौन सा सही है? पहला देखिए, छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रति डिटेल्ड फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी बच्चा क्या सीखा, वाकई में छात्रों की जो अवधारणात्मक समझ है, अगर आकलन कर रहे हैं निरंतर, तो यहां से ये भी पता चलेगा। यानी ये ऑप्शन कुछ सही लगता है। आगे देखिए, कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना। ऐसा तो नहीं है, आप जो व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, निरंतर मूल्यांकन साल के अंत में, तो कौन बच्चा पास और कौन बच्चा फेल हुआ इसकी जानकारी के लिए, ऐसा तो है नहीं। और वैसे भी केवल लग गया, केवल। जब भी पास और फेल की बात हो केवल, ये क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव। लेकिन आपसे पूछा है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का कौन सम्मिलित है, सकारात्मक पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आगे पढ़िए, संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति। हाँ, पूरे साल में बच्चा में क्या डेवलपमेंट हुआ, बच्चे में क्या कमी रह गई, इस चीज को जानने के लिए बच्चे का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो सकता है। चलिए, एक ये भी सही हो सकता है कि ये भी। आगे देखिए, गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना, यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स। यानी बच्चे का निम्न स्तर को जानेंगे, ठीक है, बच्चे का फीडबैक लेना है कि बच्चे ने क्या सीखा, लेकिन निम्न स्तर ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं, अब ऑप्शन चुनिए। जो हिंदी मीडियम वाले ये देखेंगे, पहला ऑप्शन में दिया बी और डी सही है, तो बी तो ऐसे ही गलत है, ये गलत हो गया। यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में ए बी और डी, ए बी और डी, बी तो गलत है, आपसे सही पूछा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन है ए और सी सही है। तो देखिए सी ऑप्शन और ए बिल्कुल सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होने का चांस है। और डी देखिए केवल बी सही है, तो बी तो ऐसे भी गलती है, तो सही कहाँ से आया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अच्छा लगा, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब ये प्रश्न पहले देखिए, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, ये कुछ एक्सेप्शन है। जब भी मानचित्रण की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जब भी मानचित्रण की बात करें गणित में, कौन सा कथन गणित में, ध्यान दीजिए, गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, नहीं बोला है, यानी कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शन में से ये सुनना है कि गलत ऑप्शन कौन है, गलत ऑप्शन कौन है। देखिए मानचित्रण का मतलब होता है मैपिंग करना, बच्चे को माप के बारे में बताना, लंबाई के बारे में बताना। देखिए मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन आपको बोला है गलत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन सही है। मानचित्रण का मतलब ही होता है कि उच्च गणित में मूलधार को विकसित करना, लेकिन आपसे नहीं मतलब गलत पूछा है। आगे बढ़िए, मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, यानी माइंड को डेवलप करता है मानचित्रण, ये भी बिल्कुल सही है, आपसे पूछा है गलत। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा दिया, मतलब थिंकिंग, सोच को बढ़ावा, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तो बच कौन गया, ये, यानी ये ऑप्शन आपका, इसके त्रुटि में ये आपका सही किसके लिए है, यानी ये मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र के जब भी केवल लग गया तो समझ जाइए वो ऑप्शन कुछ खास हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, यहां ध्यान दीजिए, देखिए आपसे क्या पूछा था कि कौन सा कथन गणित में सही नहीं है, तो जो जो ऑप्शन सही है उसको छाड़ दिए, यानी ये भी सही था तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी सही था ये भी नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन सही नहीं था। क्यों, मतलब ये सही है लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, यानी गलत ऑप्शन सुनिए। तो केवल लग गया, और केवल किसके लिए होता है, जब भी ऑप्शन में केवल वाला वर्ड आ जाए इसका मतलब हुआ ये निगेटिव है, निगेटिव ऑप्शन है। और आपसे पूछा क्या है, कौन नहीं है, सही नहीं है, नहीं के बारे में बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आप उसी का देख सकते हैं, डी ऑप्शन क्यों हुआ। मानचित्रण की गणितीय धारणा भौगोलिक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया का एक सार है। मानचित्र उच्च गणित में, देखिए उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनता है। एक ये हो गया, मानचित्र दिक् स्थान संबंधी सोच और सामूहिकता बढ़ावा देता है, यानी सोच को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, उसी का उत्तर था। मानचित्रण क्या है, महत्वपूर्ण विषय वर्ग, यानी बीजगणित में समरूपता, ज्यामिति में समरूपता, विश्लेषण में संचालक, टोपोलॉजी में समरूपता और समूह सिद्धांत में प्रतिनिधित्व और विभिन्न संदर्भों में समरूपता है। समझ गए, यही होता है। चलिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। नहीं मतलब आपको इसमें गलत ढूंढना है, बात को समझिए। जब भी नहीं बोले तो इन 4 ऑप्शन में से जो गलत है वही उसका सही उत्तर है। अगर ये बोलता निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता है, नहीं देता तो जो सही है वही होता, लेकिन आपको बोला नहीं है। नहीं जब भी बोले यानी इस 4 में से जो भी गलत है, गलत, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जब भी संख्याओं का प्रकार बोले, संख्या में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या है, संख्याओं का प्रकार है। जैसे गणन संख्या, ये सब संख्या का प्रकार है। क्रम सूचक, नाम से ही पता लगता है, ऑर्डिनल नंबर, क्रम सूचक, ये सब क्या है, संख्याओं का प्रकार है। अंकित संख्या, नॉमिनल नंबर, ये सब क्या है, ये सब आपको संख्याओं का प्रकार है। लेकिन आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी गलत कौन है, सौंदर्य परक। इसमें सुंदरता की बात कहां से आ गई भैया मेरे, गणित में कहीं सौंदर्य होता है क्या, सुंदरता होता है क्या,
यानी आपसे पूछा नहीं और गलत ऑप्शन चुनना है तो गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कक्षा 3 आप जब 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे, चूंकि पेपर 1 अगर दे रहे हैं तो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, और जब कक्षा 3 यानी क्लास 3 को जब पढ़ाने जाएंगे, मान लीजिए कि आप में से कोई मैडम है, ठीक है, या कोई शिक्षक है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका यानी मैडम अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। कोई प्रश्न जैसे हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप भी जब विद्यालय में शिक्षिका बनेंगे या शिक्षक बनेंगे और कक्षा 3 में पढ़ाने गए और प्रश्न पढ़ रहे हैं, वो बोलती है अगर मैं 2 दहाई में से 2 दहाई का मतलब गुने 10, 2 दहाई में से 2 इकाई, 2 इकाई का मतलब गुने 1 घटाती हूं तो उत्तर क्या होगा। अब ऑप्शन आपके सामने ये है, देखिए ABCD, आप इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। यानी 2 दहाई, एक प्रश्न आप पढ़ती है जैसे मैं आपके सामने पढ़ा कि 2 दहाई में से 2 इकाई, इकाई का मतलब गुने 1, तो 2 दहाई का मतलब क्या हो गया 20, और 2 इकाई 2 गुने 1 इकाई, इकाई का मतलब 1 गुना किए 2, तो कितना आ गया 18 आ गया ना, 18 आ गया। तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़े और उत्तर आपसे पूछ रहे हैं, बच्चों से मैं उत्तर पूछ रहा हूं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है। आप बताइए 2 दहाई माइनस 2 इकाई को घटाएंगे तो 18 होगा ना, और यहां ऑप्शन में दिया हुआ छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है। सही तो बताया नहीं बच्चा को 18 आना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसी गलत हो गया। अब आगे देखिए, छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मुक्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि बच्चा को जब दहाई का मतलब पता होगा तब तो दहाई क्या होता है, इकाई क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब स्थानीय मान। जब बच्चा को आप स्थानीय मान सिखाएंगे, प्लेस वैल्यू, तभी पता लगेगा, क्योंकि ये स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। 2 दहाई, दहाई का मतलब क्या टेंस प्लेस हो गया, तो बच्चा को इसका मतलब है कि स्थानीय मान का पता नहीं है। यानी आपसे पूछा है इसमें कौन सा उत्तर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि बच्चा को नहीं पता था तभी तो गलती कर गया, बच्चा को पता ही नहीं है। वैसे भी चेक कर लीजिए, शिक्षक को अभ्यास के लिए 10 समान प्रश्न देने चाहिए। बच्चा पे लोड नहीं देना चाहिए, आप बच्चे को होमवर्क ज़्यादा नहीं देना है। ये एनसीएफ बोलता है, एनसीएफ 2005 बोलता है बच्चे को बोझ नहीं देना है, बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, तो ये कहाँ से हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और चौथा देखिए, शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है क्या, मैंने क्या बोला, जब भी सीटेट का एग्जाम देना तो बच्चा को ही भगवान मानना, यानी बाल केंद्रित, बालक ही सर्वोपरि है, शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं है, बस आप ये लेके चलना। तो ऐसा थोड़ी है, देखिए तो शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना है, अगर छात्र के ही बात पे ध्यान देना है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक, प्राथमिक, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे का जो किताब बनता है, कोई भी किताब सिलेबस होता है, उसके लिए कौन सी बात सबसे अच्छी है। तो पहला पढ़िए, अवधारणाओं को संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए कि बच्चा उसको पढ़े कैसे। देखिएगा जब किताब खोलिएगा तो ऊपर में सिलेबस होता है, सिलेबस से ऊपर में क्या होता है कि किताब किस क्लास के लिए है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब दिया होता है, यानी कि अवधारणाओं के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। दूसरा, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल, जब भी केवल लग गया यानी ये ऑप्शन साफ गलत हो जाएगा, ये गलत है, केवल नहीं होना चाहिए। या आकर्षक और रंगीन किताब, कोई भी बच्चा किताब जो खरीदेगा बस किताब अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। किताब का सिलेबस अच्छा होना चाहिए, किताब में समझाने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधेय द्वारा दिया, ये भी गलत है। यानी सही कौन है, कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा बोला है, सही है ऑप्शन नंबर ए। यानी बच्चे को किताब के बारे में बताना है कि किस बुक, कौन सा बुक है, कौन सा राइटर है, कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर पढ़ना, ये सब किताब में अच्छे से होना चाहिए, अवधारणाओं अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये VVI है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस NCF की बात करते हैं, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका अलग से वीडियो भी लाएंगे। NCF 2005, NCF 2005, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। NCF 2005 जो है वो क्या है पता है? NCF 2005 भारत सरकार के द्वारा निकाला गया, जिसमें यह कहा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। यानी बच्चा जो भी स्कूल में सीखता है उसको बाहरी जीवन से उसको जोड़ना है। जैसे जोड़ घटाव सीखा तो बच्चा को बताना है, इधर आओ, 10 में से 2 गया कितना हुआ, घटवाना नहीं है, उससे सवाल पूछना है, उसको बाहरी जीवन से उसको समझाना है। दूसरा, रटना नहीं है। NCF 2005 कहता है कि बच्चे को कोई भी चीज को याद नहीं करवाना है। इतना ही नहीं, और पाठ्यचर्या जो होता है केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो। यानी ऐसा नहीं है कि जो लिख दिए सो लिख दिए, बच्चे का बाल केंद्रित होना चाहिए। इतना ही नहीं, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। देखिएगा, जब प्राथमिक स्कूल में क्या होता है, बच्चे को स्कूल टूर पर ले जाया जाता है। क्यों? घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे पर्यावरण से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये NCF बोलता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी NCF 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कन, यानी बच्चा उस पर सोचे, उस पर काम करे, दिमाग लगावे, तर्कन करे, एक निश्चित तरीका है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? सकारात्मक, पॉजिटिव सेंस में। तो क्या होगा? छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, यानी बच्चे को क्या करना है? बच्चे को विशेष, यानी बच्चे को स्पेशल टीचिंग, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा, अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। आप जब हिंदी नहीं समझे तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। यानी बच्चे को क्या है? खोज करने के लिए, उसको सोचने के लिए समय दीजिए। बच्चे को वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, मैंने बोला ना, पर्यावरण से या बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी ऑप्शन से ही सही लगता है। यानी चिंतन और तर्कन का ये होगा। गणित की सभी पाठ्य पुस्तक को दोबारा लिखवाना, ये सब तो क्या लिखवाना, ये सब गलत है। और पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने पर बल देना। जब भी बल देने की बात आवे, बच्चे को घटवाना है नहीं, सब गलत बात है, सब गलत है। बच्चे को न पीटना है, ना बच्चे को किताब घटवाना है, ना बच्चे को होमवर्क देना है। हाँ, बच्चे को क्या करना है? पर्यावरण से उसको सिखाना है, बाहरी दुनिया से उसको बताना है। वास्तविक जीवन से कोई भी चीज पढ़ावे तो उसको जोड़ने के लिए कहिए। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये आपका लास्ट प्रश्न है आज का। देखिए कौन सा प्रश्न है? एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? यानी मान लीजिए, एज ए मैथमेटिक्स एजुकेटर, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स? मान लीजिए मैं मैथ का टीचर हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, और मैं चाहता हूँ बच्चे को खूब पढ़ाऊँ, बच्चा खूब तरक्की करे। तो मान लीजिए कोई संभावित शिक्षक है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या करेंगे? तो क्या बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे? यानी मैंने क्या बोला? बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, उस पर बल नहीं देना है। अभिभावकों यानी गार्जियन जो होता है, गार्जियन को परामर्श देंगे कि वो बच्चों को घर पे ट्यूशन लगावे। ये तो गलत बात है। क्या एक विद्यालय में मैं शिक्षक हूँ, मैं कभी आपको बोलूंगा दूसरे मास्टर से पढ़ो? मैं बोलूंगा आप हम ही से पढ़िए, क्योंकि विद्यालय के टीचर मैं हूँ, तो विद्यालय में ना आपको पढ़ाएंगे हम। कोचिंग में है तो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि घर पे आइए पढ़ने के लिए, जो आजकल प्राइवेट स्कूल में होता है। स्कूल में मास्टर पढ़ाते नहीं या बोलते हमसे कोचिंग ले लेना, क्यों? कमाने के लिए। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन की बात गलत है। चलिए तीसरा, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने पर सहायता करना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों? बच्चे को कोई भी काम देना है, होमवर्क नहीं देना है, बल नहीं देना है, लेकिन बच्चे को उसके सिलेबस के आधार पर पढ़ाना है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, संबंध स्थापित करने में सहायता करना है, उसके ज्ञान में सहायता करना है। आप बच्चे को सहायता दे सकते हैं, बच्चे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक फैसिलिटेटर की होती है, यानी सलाहकर्ता के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, डी भी नहीं होगा। क्यों? वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना, ये सब गलत है। ठीक है, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
ये बताइए, मैंने अभी जो इतना पढ़ाया कैसा लगा? अगर वाकई में अच्छा लगा, आप अंत तक जुटे हुए हैं और वाकई में वीडियो आप अच्छे से देखते हैं, मुझे लाइक नहीं चाहिए, कोई मुझे लाइक नहीं चाहिए वीडियो का, लेकिन वाकई में आप अंत तक बने हुए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि सर वाकई में मजा आ गया। चूंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, इसलिए चूंकि आप ईमानदार है तो मैं भी ईमानदार बनने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।